हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि दो क्लासेस मैं यहां पर ले रहा हूं, जिसमें पहला जो है क्लास होता है वो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 से जो मुख्य परीक्षा का पैटर्न यूपीएससी वाला चालू किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड को आप किस प्रकार से लें। इस पेपर का करेक्टर उसके जिस प्रकार से यूपी पीसीएस ने 18 में क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में जिस प्रकार से पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सब का रेफरेंस लेते हुए मैं यहां कोशिश कर रहा हूं कि एक जो यूपीएससी का पेपर जिसको यूपी कमीशन ने हूबहू शामिल किया, याद रखिएगा अपने जनरल स्टडीज में यानी कि प्रश्न पत्र 4 में, तो उसकी एक अच्छी समझ विकसित करा पाऊं, यही मेरा उद्देश्य है। और अभी हम लोग की इस सीरीज में पहली यूनिट चल रही है, याद रखिएगा अपनी पहली यूनिट चल रही है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। और अपनी क्लास का कैरेक्टर बाइलिंगुअल, यानी हम बाइलिंगुअल क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको ले रहे हैं। तो चलिए इस पर बातचीत करते हैं। बातचीत करने से पहले कुछ मेरे बारे में। मैं यूपीएससी का इंटरव्यूअर रह चुका हूं, यानी मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा मैं अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का एडिटर इन चीफ हूं। मैं दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान मुखर्जी नगर में उसका डायरेक्टर हूं। इसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपर्ट के रूप में दिल्ली सरकार के स्कूलों में मैं काम करता हूं। 20 ईयर्स का मेरा सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, 10 साल तैयारी, 10 साल आपको पढ़ाने का। इसके अलावा मैं एजुकेटर हूं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर, और वहां पर मैं कई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जिसमें सुबह द हिंदू, याद रखिएगा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं द हिंदू के लिए। और अगर आप मुझसे कोर्स करना चाहते हैं, मॉड्यूल कोर्स एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड फॉर यूपी पीसीएस, यानी ये मॉड्यूल कोर्स अगर मेरे साथ आप करना चाहते हैं और इसके बाद जीएस का पूरा कोर्स मुझसे मेंस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कैच कर सकते हैं। याद रखिएगा इसी प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ, एसके लाइव कोड के साथ, याद रखें 7 PM ऑन इस चैनल पर मैं आता हूं। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, आपको अपने फोन में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके पश्चात आपको यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी आएगी, उसमें जा करके और आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, चाहे 24 महीने का या 12 महीने का। 24 महीने मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि 1 महीने का लेते हैं, 3 महीने का, तो उसके बाद आप वीडियोस देख नहीं पाएंगे। यहां है कि आप कम से कम एनी टाइम आप देख सकेंगे। तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर के एसके लाइव कोड का ही इस्तेमाल करें और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी अगली क्लास में एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में, और यूनिट 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इट्स एसेंस ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र का सार तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है एसेंस ऑफ एथिक्स। देखिए अगर टर्मिनोलॉजी पता है, अगर हमें टर्मिनोलॉजी पता होती है तो कहीं ना कहीं हम बेहतर स्थिति में होते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो ये टर्मिनोलॉजी हमारी बड़ी मदद करते हैं, याद रखिएगा। तो आइए आज इसी सीरीज में सीखने की कोशिश करते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स, याद रखिएगा। उसके पहले लेट्स सी द एफक्यू यानी फ्यूचर क्वेश्चंस। लेट्स सी द फ्यूचर क्वेश्चंस, यानी फ्यूचर क्वेश्चंस कैसे यहां से पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ एसेंस एंड ब्रीफली डिस्कस द एसेंस ऑफ एथिक्स। क्या है देख सकते हैं आप कि सार तत्व के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, सार तत्व क्या होता है? नीति शास्त्र के सार तत्वों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। सार तत्व के अर्थ को स्पष्ट करते हुए नीति शास्त्र के सार तत्वों का, एंड ब्रीफली डिस्कस द एसेंस ऑफ एथिक्स। तो लेट्स डिस्कस द एसेंस ऑफ एथिक्स, यानी आइए चलते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए नीति शास्त्र का सार तत्व बहुत आसान। सार तत्व क्या, पहले मैं यहां पर जाने की बजाय आप लोगों को ऐसे समझाऊं। सार तत्व का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्या है, यानी आपकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या है जो आपके लिए सबसे खास है, जिसके बिना आपके होने की कल्पना हम ना कर सके। तो कोई आदमी कहेगा ईमानदारी, कोई आदमी कहेगा इंटीग्रिटी, कोई आदमी कहेगा संवेदनशीलता, कोई आदमी कहेगा जुनून, कोई आदमी, यानी ये जो भाव होते हैं,
याद रखिएगा, यानी जिसके बिना आपके होने की कल्पना ना की जा सके। याद रखिएगा, जैसे आप पुरानी फिल्मों में देखते हैं ना, क्या होता था कि जैसे मान लीजिए पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ बच्चन ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया। अब ऐसे में जो है उनके ऊपर दबाव पड़ता है उनके डिपार्टमेंट की ओर से, क्या कि भैया आप ऐसा करो कि कोई अनुचित काम करो। वो क्या करते हैं, जेब में इस्तीफा रखा रहता है, ये ले लो इस्तीफा, हम नहीं करेंगे। यानी कि इतनी ईमानदारी हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसके लिए हम अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एसेंस। तो एसेंस ऑफ, याद रखिएगा, आपकी पर्सनालिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे गीता, गीता का एसेंस क्या, व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, तो आप क्या कहेंगे, निष्काम कर्मा। क्या है, निष्काम कर्मयोग। याद रखिए, यानी कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। अगर कर्म अच्छा है तो फल अपने आप आपको उसके साथ मिलने वाला है। तो स्वाभाविक है, एसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है, यानी नीति शास्त्र जो विषय है, नीति शास्त्र जो विषय है उसमें क्या ऐसा है, यानी उस विषय का मूल क्या है, यानी उसका मूल क्या है। अगर उसको हटा दिया जाए तो नीति शास्त्र विषय मनुष्य के कर्मों के लिए जो मानक निर्धारित करता है, जो उन मानकों पर मानव के कर्मों का विवेचन करता है, वह नहीं कर पाएगा। कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ है। तो आइए चेक करते हैं वो कुछ क्या है। एसेंस ऑफ एथिक्स याद रखें तो आपके सामने देखें क्या है, द एसेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एसेंस ऑफ एथिक्स में पहली चीज है, द एसेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड मीन द प्रॉपर्टी दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन इट। यानी किसी वस्तु के सार तत्व से आशय उस गुण से है, याद रखिएगा, जो उसमें सदैव विद्यमान रहता है। उस गुण से है जो उसमें सदैव विद्यमान रहता है। यानी द एसेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड मीन द प्रॉपर्टी दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन इट, यानी जो आप में हमेशा बना रहता है, जो मैंने आपको बताया कि आपके अंदर का भाव। सार तत्व अनिवार्य एवं ना बदलने वाले गुण होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स आर एसेंशियल एंड नॉन चेंजिंग प्रॉपर्टीज, ये कभी चेंज नहीं होते, याद रखिएगा। तो सार तत्व अनिवार्य एवं ना बदलने वाले गुण होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ही हमेशा रहते हैं। जैसे गीता का निष्काम कर्म हमेशा रहेगा। इफ द एसेंस और प्रॉपर्टी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इट्स फ्रॉम इज डिस्ट्रॉयड। क्या होगा, याद रखिएगा, सार तत्व या गुण को, यानी आपकी जो विशेषता है ईमानदारी, अगर उससे आपसे अलग कर दिया जाए, यानी सार तत्व या गुण को यदि वस्तु से अलग कर दिया जाए तो उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, सार तत्व के अर्थ को स्पष्ट करिए। एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ एसेंस, नीति शास्त्र के सार तत्वों का संक्षिप्त, एंड ब्रीफली डिस्कस द एसेंस ऑफ एथिक्स। तो आप देख सकते हैं क्या करना है, ये आपके सामने आ गया, एसेंस ऑफ एथिक्स यानी नीति शास्त्र का सार तत्व। यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए एसेंस ऑफ एथिक्स, एसेंस ऑफ एथिक्स नीति शास्त्र का सार तत्व। तो पहले आपने क्या समझा, एसेंस, और अब उसी में और डीपली चल रहे हैं हम, देख सकते हैं। एसेंस ऑफ, द एसेंस ऑफ एथिक्स, देख कितना बढ़िया है। यानी क्या है, द एसेंस ऑफ एथिक्स मीन्स दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोरालिटी and in the absence of which morality cannot be interpreted। क्या कह रहा, नीति शास्त्र के सार तत्व से आशय है, क्या आशय है कि नैतिकता की व्याख्या हेतु जिसकी विद्यमानता अनिवार्य हो, नैतिकता की व्याख्या हेतु जिसकी विद्यमानता अनिवार्य हो, और जिसके अभाव में नैतिकता की व्याख्या ना की जा सके। याद रखें क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व से क्या आशय है, द एसेंस ऑफ एथिक्स मीन्स दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल, इट्स एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की व्याख्या के लिए जिसका होना अनिवार्य है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ विच, इसकी अनुपस्थिति में मोरालिटी कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, यानी कि हम व्याख्या नहीं कर सकते कुछ ऐसा, यानी समझ गए, यानी कुछ ऐसा गुण होना चाहिए। जैसे नीति शास्त्र में आपके कर्मों का विवेचन कैसे किया जाएगा, कुछ आपकी विशेषता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने आपके दिमाग में, मान लीजिए एज्यूम करिए आप बैंक मैनेजर हैं, मैं ये उदाहरण बड़ा यूज करता हूं, दीवारा बैंक मैनेजर। अब आपका काम क्या है,
यानी बैंक में जो धन है, सब चीजें उसकी रक्षा करना। एक दिन क्या होता है, कुछ गुंडे बदमाश आते हैं, डकैत, आपके सर पे पिस्टल रख देते हैं और आपसे क्या कहते हैं कि ऐसा करो, सारा धन भरो। आप सारा कैश निकाल के भर देते हैं, लॉकर वगैरह सब जो कुछ भी होता है। उसके बाद वो कहता है कि गाड़ी में रखो, आप गाड़ी में रख देते हैं। फिर वो कहता है कुछ दूर छोड़ के आओ, आप उसके साथ जाते भी हैं, गन पॉइंट पे आप सारा काम करते हैं। जब लौट के आएंगे, क्या आपके ऊपर, क्या पूरा समाज, यानी क्या आप पर सबसे पहले कोई लीगल एक्शन होगा? पहली चीज बताएं। दूसरा, क्या आपको समाज यह कहेगा कि इसने चोर का साथ दिया इसलिए यह अनैतिक है? दोनों ही चीजें नहीं होंगी, चूंकि आपकी फ्री विल नहीं थी। आपकी पर्सनालिटी का एसेंस वहां काम ही नहीं कर रहा था। अगर आप अपनी इच्छा से करते तो समाज कहता अनैतिक है, तब आपके ऊपर कानूनन कोई न कोई केस लगता। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं लगा, जबकि सारा काम करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो यह है एसेंस ऑफ एथिक्स, याद रखिएगा, जो आपकी पर्सनालिटी में होना चाहिए। तो अब आप समझ पाए होंगे, यानी द एसेंस ऑफ एथिक्स मींस दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोरालिटी and in the absence of which morality cannot be interpreted। तो आप याद रख सकते हैं, नैतिकता की व्याख्या ना की जा सके। यानी अब इसके बाद क्या है, यानी हमने क्या समझा, एसेंस, यानी सबसे पहले हमने सार समझा, फिर हमने नीति शास्त्र का सार तत्व समझा। अब हम मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व समझने जा रहे हैं। क्या समझने जा रहे हैं? मानवीय, यानी जो हम एक्शन करते हैं उसमें एसेंस का क्या मतलब है। द एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्टिविटीज, याद रखिएगा, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है, आप देख सकते हैं, द एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम काम करते हैं, रेफर्स, क्या रेफर करती है, टू दोज वॉलंटरी एक्शंस डन इन द कंसाइज, याद रखिएगा, स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ which ethics gives the decision of fair, unfair, good, bad। क्या कह रहा है, यानी मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व से तात्पर्य है, क्या है, कि मनुष्य के सचेतन अवस्था में, सचेतन का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, याद रखिएगा, कॉन्शियस स्टेट, यानी जिसमें आप चेतन में हो। चेतन का मतलब आप सोच पा रहे हो, जैसे आपके ऊपर बंदूक रख दी गई है, बैंक मैनेजर वाला उदाहरण, वैसा नहीं, वहां क्या, वहां आपकी चेतना का, वहां आप तो दूसरों के डायरेक्शन से चल रहे हैं। तो मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व से तात्पर्य मनुष्य के सचेतन अवस्था में किए गए उन ऐच्छिक कार्यों से, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, बंदूक वाला नहीं, जिसके संदर्भ में नीति शास्त्र उचित, अनुचित तथा शुभ अशुभ का निर्णय देता है। यानी कि जब आप फ्री विल से अपनी सचेतन अवस्था में कोई काम करते हैं, तभी नीति शास्त्र आपके काम को सही या गलत कहता है। बाध्यतावश कहेंगे तो उस पर नीति शास्त्र विचार नहीं करता है, याद रखिएगा। फिर से एक बार, यानी द एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमन इंटरफेस रिफर्स टू दोज वॉलंटरी एक्शंस डन इन कंसाइंस, यानी याद रखिएगा, आप सचेतन अवस्था में, कॉन्शियस स्टेट्स, आपका कहीं ना कहीं कॉन्शियस जो होता है वो बना रहे, ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन टर्म्स ऑफ व्हिच एथिक्स गिव द डिसीजन ऑफ फेयर, अनफेयर, गुड एंड बैड। तो ये सिंपल सी बात है। इट आल्सो डिस्कस द रेशनल, याद रखिएगा, एंड इम्प्रॉपरिटी ऑफ द बेसिस और क्राइटेरिया ऑफ दीज डिसीजन। साथ ही इन निर्णयों के आधार या मापदंड के लिए औचित्य एवं अनौचित्य की विवेचना भी करता है। यानी कि आपने जो एक्शन किया है वो कहां तक औचित्य परक है, कहां तक औचित्य परक नहीं है। तो ये हो गया एसेंस ऑफ एथिक्स में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम, यानी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या इसके कौन कौन से घटक होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट या घटक, एसेंस ऑफ एथिक्स। तो पहला होता है मोरल कंसाइसनेस, यानी कि नैतिक चेतना। पहली चीज है कि यानी आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत। एक शराब पिया हुआ अचेतन अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, उसे बिल्कुल, यानी उसकी अंतरात्मा को कुछ नहीं पता है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। द पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व भी होता है, याद रखिएगा, अभी इनका डिटेल करेंगे। एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, याद रखें। डिस्क्रेशन, यानी विवेक होना चाहिए, जो सही और गलत के मध्य अंतर कर सके। द ऑप्शन, विकल्प भी होना चाहिए, यानी कि विकल्प का मतलब बंदूक रख देगा, यानी बाध्य कर देगा, तो आपके पास विकल्प नहीं है। फ्री विल, संकल्प की
स्वतंत्रता इसी विकल्प के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आप फ्री कैसे हैं, आप सोच ही नहीं पाएंगे। अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब व्यक्ति है, अगर कोई भिखारी उसके पास आता है और वो मना कर देता है कि भैया हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो क्या उसको कोई अनैतिक कहेगा? वो तो खुद ही गरीब है। लेकिन अगर एक अमीर आदमी को तो लोग कहेंगे बड़ा अनैतिक आदमी है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सामर्थ्य, अफोर्डेबिलिटी, नॉलेज एंड पर्पस यानी ज्ञान और उद्देश्य, तो ये इतना पॉइंट होना चाहिए। ये सब नीति शास्त्र के सार्थक, तो अगर ये है तभी किसी मनुष्य के कर्म पर शुभ अशुभ, गुड बैड, राइट रॉन्ग, उचित अनुचित की दृष्टि से विचार किया जाएगा। यही नीति शास्त्र का सारतत्व है, एसेंस ऑफ एथिक्स। इसको आप 2-3 बार सुनिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब सबकी डिटेलिंग है। नैतिक चेतना ये क्या है बच्चों? ये सब क्वेश्चन, ये विवेक पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। विवेक आपसे पूछा जा चुका है कि यूपीएससी में पूछा गया विवेक का संकट क्या है, तो यूपीपीसीएस में भी आ सकता है विवेक का संकट क्या, नहीं जब आप सही और गलत का अंतर ना कर पाए। संकल्प की स्वतंत्रता पूछा नहीं गया लेकिन बहुत प्रोमिनेंट है, ये है क्या, तो ये भी पूछ सकता है। नैतिक चेतना भी पूछी जा चुकी है। नैतिक चेतना नहीं, मोरल कंसाइंस, ठीक है ना। तो नैतिक चेतना, इसे हम जैसे कंसाइंस, अंतरात्मा भी कहते हैं, तो ये पूछा जा चुका है। ये एथिकल फिलोसफर बटलर की थ्योरी है, तो ये भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो अभी हम केवल इंट्रो कर रहे हैं। इन सब पर विचार से, मतलब जैसे जो थिंकर्स हैं, वो 5वीं यूनिट है आपकी भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक, हम वहां पर इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए एक एक चीज, मोरल कंसाइसनेस, नैतिक चेतना, मोरल कंसाइंस इसे आप कह सकते हैं। ये क्या है? देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस डज नॉट वर्क, याद रखिएगा, मनुष्य की बुद्धि जो है काम नहीं करती है व्हेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन अराइजेस, जब कभी परिस्थिति की जटिलता आ जाए। होता नहीं कि परिस्थिति की जटिलता आ जाए तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती, मेरी किसी की भी। जैसे मान लीजिए आपका मंत्री, आप एसडीएम हो गए और वो कहता है राज्य मंत्री कि आपको यह काम करना है, आपको लगता है यह काम गलत है, लेकिन अब उसका प्रेशर है। अब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई कि नहीं हो गई? तो वही चीज कह रहे हैं कि यानी कि ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है, विशेषकर जो सार्वजनिक जीवन में है। बट हिज कंसाइंस इज सर्टेनली अवेक, बट ऐसी परिस्थिति में एक अंतरात्मा उसकी होती है ना, वो जगी रहती है, अंतरात्मा उसकी, याद रखिएगा, उसकी अंतरात्मा जागृत रहती है। दिस इज कॉल्ड मोरल कंसाइसनेस, इसी का नाम नैतिक चेतना है। समझ गए होंगे? तो यानी कि जब बाहरी परिस्थितियां हमारे विवेक को कंट्रोल कर लेती हैं, हम सही और गलत के मध्य अंतर नहीं कर पाते, तो अंतरात्मा से एक आवाज आती है, और अमूमन वह अंतरात्मा की आवाज एप्रोप्रिएट 100% नहीं, लेकिन अमूमन वह सही होती है। क्लियर है? तो यही है नैतिक चेतना, आपको पढ़ना होता है, यह होना चाहिए। यह है एसेंस ऑफ एथिक्स, नैतिक चेतना। दूसरा क्या? पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व होना चाहिए आपका, एक पर्सनालिटी। अकॉर्डिंग टू द एथिक्स, पर्सनालिटी इज द फोकल पॉइंट ऑफ मोरालिटी एंड मोरल लाइफ। यानी कि नीतिशास्त्र कहता है कि नैतिकता एवं नैतिक जीवन का केंद्र बिंदु है व्यक्तित्व। क्या है? नैतिकता एवं नैतिक जीवन का केंद्र बिंदु व्यक्तित्व होता। बिकॉज, क्यों ऐसा कहा गया? नॉलेज ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड डिटर्मिनेशन एंड एबिलिटी ऑफ एक्शन कैन ओनली बी इन अ लॉजिकल एंड रेशनल पर्सन। क्योंकि नैतिक सिद्धांतों का ज्ञान एवं कर्म का संकल्प एवं क्षमता तार्किक एवं विकासशील व्यक्तित्व में ही हो सकती है। यानी व्यक्तित्व का मतलब है एक ऐसा व्यक्तित्व जो लॉजिकल हो, जो सही और गलत के मध्य अंतर कर सकता हो। तो ऐसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में नैतिक चेतना आएगी। तो एक व्यक्तित्व भी होता है, पर्सनालिटी भी होती है, यानी विजडम वाली पर्सनालिटी आप ऐसा मान सकते हैं, जैसे गांधी, लाल बाल पाल, नेहरू, टैगोर, मार्टिन जो है लूथर किंग, ठीक है, ये सारी पर्सनालिटियां। फिर क्या है? डिस्क्रेशन, यानी विवेक। क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग रेशनल, मैन्स एक्शन आर एवेल्युएटेड एज फेयर, अनफेयर, गुड, बैड। याद रखिएगा, क्योंकि मानो क्या होता है? रेशनल होता है, कि स्वभावतः विवेकशील होने के कारण, विवेक का मतलब क्या सही है और क्या गलत है, तो इनके मध्य अंतर करने के कारण ही मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन उचित अनुचित, अच्छा बुरा के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? उचित अनुचित और अच्छा बुरा के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा, यही कह रहे, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग
रेशनल मैन्स एक्शन आर इवेल्युएटेड, याद रखिएगा, एज फेयर, अनफेयर एंड गुड एंड बैड। इन द एब्सेंस ऑफ प्रूडेंस, याद रखिएगा, अगर आपके पास ये विवेक नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रूडेंस हिज डीड्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड ऑन द आइडियल ऑफ जस्टिस एंड अनफेयर। अगर विवेक नहीं है तो विवेक के अभाव में आपके कर्मों का मूल्यांकन उचित अनुचित के आदर्श पर नहीं किया जा सकता। यानी क्या कभी एक ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं कि नैतिक है जो बिल्कुल मूढ़ बुद्धि का हो, मोटी बुद्धि का हो? गांवों में अपना उदाहरण याद करिए, आप किसके पास जाते हैं? जो विवेकवान, जो सही और गलत के मध्य अंतर कर पाता है, आप अपनी समस्या को लेकर उसी के पास जाते हैं। तो यह होना चाहिए। तीसरी चीज फिर क्या करा? ऑप्शन एंड अल्टरनेट, विकल्प होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, डिफिकल्टी ऑलवेज अराइजेज व्हेन वी हैव टू और मोर ऑप्शंस। यानी समस्या तब होती है जब हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, दो या दो से अधिक। हम किस राह चलें? मान लीजिए हमारी इच्छाओं में संघर्ष हो गया, एक इच्छा करी कि करप्शन का ऑफर मिल रहा, उसे एक्सेप्ट कर ले, दूसरी के नहीं करेंगे, फंस जाएंगे, तीसरी। अब इसके बाद क्या होता है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखेगा, यही चीज यहां पर कही जा रही कि डिफिकल्टी ऑलवेज अराइजेज व्हेन वी हैव टू और मोर ऑप्शंस। कठिनाई सदैव उस समय उत्पन्न होती है जब हमारे सामने दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं। बी एवेल्युएट दोज चॉइसेस एथिकली एंड गिव आवर मोरल जजमेंट इन फेवर ऑफ द ऑप्शन विद द हाइएस्ट मोरल वैल्यू, दैट इज आवर रिजॉल्व। याद रखिएगा, यानी हम क्या करते हैं, जो भी विकल्प हमारे सामने आते हैं तो उन विकल्पों का हम नैतिक मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? नैतिक मूल्यांकन करते हैं और सर्वाधिक नैतिक मूल्य वाले विकल्प के पक्ष में अपना नैतिक निर्णय देते हैं और यही हमारा संकल्प हो जाता है। तो याद रखें, यानी विकल्प। फिर अगला क्या? फ्री विल होनी चाहिए, संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी बंदूक की नोक पर काम नहीं होना चाहिए। तो क्या है? फ्रीडम टू रिजॉल्व is the freedom to do or not to do any work according to one's will without any external temptation or pressure। बिना किसी बाहरी प्रलोभन या दबाव के अपनी इच्छा अनुसार किसी कार्य को करने या ना करने की स्वतंत्रता ही संकल्प की स्वतंत्रता है। तो यह भी महत्वपूर्ण। अब ये क्वेश्चन है आपसे यूपी में पूछेगा, संकल्प की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, नैतिक चेतना से क्या अभिप्राय है, विवेक से क्या अभिप्राय? तो ये सारे आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसका रोल इतना ही है, टर्मिनोलॉजी। अफोर्डेबिलिटी, याद रखिएगा, आप कितना अफोर्ड करते हैं, जैसे सामर्थ्य। तो क्या करा? स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन, स्ट्रेंथ आपकी क्षमता इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसेंशियल प्रायर बिलीफ और एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ मोरालिटी। यानी आपकी क्षमता जो है नैतिकता की आवश्यक पूर्व मान्यताओं या सार तत्व में सामर्थ्य, क्या है? सामर्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेंथ रेफर करती है टू द डीड्स, कर्म, टू द डीड्स परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग दैट हैव फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू डू देम। सामर्थ्य से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाले उन कर्मों से है जिन्हें करने की उनमें शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता हो। क्या है? यानी सामर्थ्य से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाले उन कर्मों से है जिन्हें करने की उनमें शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता होती है। याद रखेगा, यानी शारीरिक क्षमता। अब किसी मंद बुद्धि से अगर आप कोई नेशनल जो है इंटरनल पॉलिसी के लिए कुछ काम कराना चाहते हैं तो आप नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है। सामर्थ्य का मतलब जो मैंने अमीरी और गरीबी वाला उदाहरण बताया कि अगर एक गरीब आदमी से आप उम्मीद करते हैं कि वो 100 लोगों को भोजन कराए, वो संभव नहीं है। वो 100 लोग किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो उसको कोई गरीब आदमी भोजन अगर नहीं करा पाता तो भी कोई उस गरीब आदमी को अनैतिक नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं है। पर अगर अमीर आदमी ऐसा ना करे तो लोग उसको अनैतिक कहेंगे। यही चीज यहां पर भाव है। नॉलेज एंड पर्पस, ज्ञान एवं उद्देश्य, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण, यानी कि नीति शास्त्र का सार तत्व है कि दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द एसेंशियल बिलीफ्स और एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ मोरालिटी। यानी नैतिकता की आवश्यक पूर्ण मान्यता या सार तत्व इसी को कहते हैं, में ज्ञान और उद्देश्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? बिकॉज इथिक्स इवेल्युएट ओनली दोज डीड्स ऑफ मैन whom
दैट मैन नोस एंड अंडरस्टैंड हिज पर्पस, क्योंकि मनुष्य के केवल उन्हीं कर्मों का नीतिशास्त्र मूल्यांकन करता है जिन्हें वह मनुष्य जानता है एवं उसके उद्देश्य को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, आपके बैग में किसी ने जो है एक नेकलेस रख दिया जो चोरी का था। अब आप बताइए, वह चोरी का नेकलेस आपके बैग से मिला तो क्या सोसाइटी आपको यह कहेगी कि आप अनैतिक हैं? क्योंकि वो प्रूवन होगा बाय लॉ कि नहीं, आपने नहीं किया। चूंकि साक्ष्य तो मिलता है, चोरी तो छुपाए नहीं छुपेगी, सीसीटीवी एंड सो ऑन, ना जाने क्या क्या। तो ज्ञान और उद्देश्य याद रखिएगा। तो ये सिंपल सा है, ये यहां तक। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा आज? एसेंस ऑफ एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिलेबस चेक करिएगा, एक आपका खत्म हो गया। फिर हमने फ्यूचर क्वेश्चन देखा, सार तत्व का अर्थ बताइए, और नीति शास्त्र के सार तत्वों का संक्षिप्त विवेचन। फिर हमने उसके बाद देखा नीति शास्त्र का सार तत्व, पहले हमने सार तत्व देखा, फिर इसके बाद एसेंस ऑफ एथिक्स यानी नीति शास्त्र का सार तत्व। फिर इसके बाद द एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ्स हमने देखा, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। फिर हमने कौन कौन से उसके एलिमेंट होते हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स के कंपोनेंट, वो सारे हमने देखे। फिर यानी हमने सबका, जैसे नैतिक चेतना, मोरल कंसाइंस, इसका हमने डिटेल किया। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, डिस्क्रेशन यानी विवेक, ऑप्शन एंड अल्टरनेट्स यानी विकल्प, फ्री विल यानी संकल्प की स्वतंत्रता, अफोर्डेबिलिटी यानी सामर्थ्य, नॉलेज एंड पर्पस यानी ज्ञान एवं उद्देश्य, ये सारा हमने कंप्लीट किया। तो एक छोटा सा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। ऐसे हम धीरे धीरे सिलेबस करते रहेंगे और आपकी सिलेबस पर एक अच्छी पकड़ और छोटे क्वेश्चंस पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 19-20 में अब थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी के पैटर्न पर। तो ठीक है, मिलते हैं। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। धीरे धीरे हम लोग एक कारवां बना ले जाएंगे। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। चैनल हमारा यूपी एग्जाम्स नया है, प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और जबरदस्त स्तर पर याद रखेगा, आपका सपोर्ट होगा तभी हम लोग इसको बहुत बड़े स्तर पर ले जा पाएंगे और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करके इसे इंडिया का, उत्तर प्रदेश के हिसाब से एक बेस्ट चैनल बनाएंगे। मिलते हैं। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, मेहनत करते रहिए। नमस्कार।